अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर देते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। जब आप एक वाक्य पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, उसमें आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको रिसीव करने वाला कौन है, यानी कि उसके काम का फल किसको मिल रहा है, या फिर वो किसके साथ में काम कर रहा है, किस चीज का यूज करके काम कर रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जब कोई काम करता है, उसके काम का जो फल मिलता है वो इस ऑब्जेक्ट को ही मिलता है फ्रेंड्स। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे वाक्य में काम को करने वाला है शी, यानी कि वह कोई लड़की है, और यहाँ पे काम हो रहा है राइटिंग का, यानी कि लिखने का। लेकिन किस चीज को लिखा जा रहा है, किस चीज का यूज करके लिखा जा रहा है, वो है लेटर। तो इसलिए ये जो लेटर है यहाँ पे, इसको क्या मिल रहा है, लिखने का फल मिल रहा है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो किसके साथ में कर रहा है, लेटर के साथ में कर रहा है। इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये इस एक्शन को रिसीव करने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये तो वो वाक्य हो गया जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है? बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं दिया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। दैट्स वाई मैं कहूँगी कि इस वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ही नहीं। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं फ्रेंड्स जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्म कहते हो, और ऑब्जेक्ट आपके पास होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो अगर आप इसका एक डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो रिसीवर ऑफ द एक्शन। सो ये है रिसीवर ऑफ द एक्शन। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपके साथ में शेयर किया सेंटेंस में जो 3 वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस बनता है, वो 3 वर्ड्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए और डिटेल में मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि इन वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होगा। वैसे तो मैंने ये सब कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में क्लियर कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सबके लिए यहाँ पे बता देती हूँ। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है ना फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना हो तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है वर्ब, और उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपके पास हिंदी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखा जाता है वर्ब। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन के समय फ्रेंड्स। और अगर आपके पास यहाँ पे वर्ब जो है अकेला है, सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी आपका वाक्य बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको एक वाक्य बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक वाक्य नहीं बन सकता फ्रेंड्स। बिना वर्ब का वाक्य तो वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं।